हर हर महादेव। शुरू करें। देखो, एक सर्कल और दो सर्कल को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। एक सर्कल और दूसरा सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको, पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल काम है, वो आसान नहीं होता। उसका एक टेक्निक बता देता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। हालांकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जेडब्ल्यू के सवाल ये कैलकुलेशंस अवॉइड करके आते हैं। दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत कभी रेयरली कभी पड़ जाए तो उसके लिए बता देता हूं कि मान लीजिए पहला सर्कल है, बहुत ही गोल है, वाह, और ये दूसरा सर्कल है, ये भी बहुत ही गोल है, गजब। दूसरा गोल नहीं है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा गोल लगा। पहला नहीं है ना, बिना प्रैक्टिस के बनाया था ना, पहली बार बनाया था। और ये इंक क्यों बह रहे हैं, इससे छोड़ो, जाने दो। इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये वाले सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहाँ से y एलिमिनेट कर लो। y को सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे पेयर ऑफ लाइन में आपने सीखा होगा कि इसमें इसको y में क्वाड्रेटिक मानते हुए सॉल्व करना। तो आपको y की वैल्यू आती थी और वो y की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तब ये नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख देंगे और फिर इसमें डाल देंगे, अब फिर ये नया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा। पर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, उससे बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। इसका एक और उपाय है, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन निकालना बहुत ही आसान है, और वो कहलाता है कॉमन कॉर्ड। क्या कहलाता है? कॉमन कॉर्ड। क्या कहलाएगा ये? साला कॉमन कॉर्ड इज नॉट कॉमन। ओके, ये कहलाएगा कॉमन कॉर्ड। तो अब सर्कल और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालो, सर्कल और कॉमन कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ये निकालना आसान है, समझ गए? नहीं समझे? अरे बावड़ी पूछ, जब ये लाइन को लिखोगे ए बी कॉमन कॉर्ड बनाओगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। तो एम एक्स प्लस सी, तो अब y के बदले एम एक्स प्लस सी डाल दोगे तो उससे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा, जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मतलब आसानी से तो नहीं, थोड़ी कम मुश्किल से। पहले वाले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और अब वाला थोड़ा कम मुश्किल होगा, और वो ये रहेगा कि ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिख लीजिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए आपको ये दो सर्कल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करना है सर्कल 1 विद कॉमन कॉर्ड। सर्कल 1 विद कॉमन कॉर्ड। सॉल्व S1 एंड कॉमन कॉर्ड, S1 एंड कॉमन कॉर्ड, उससे भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। समझ गए क्या बात? चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हालांकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा कभी नहीं जाता है, पर कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, और दूसरा S2 जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। डायग्राम के हिसाब से पहला सर्कल जिसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस कितना है 5,0। दूसरा सर्कल का रेडियस कितना है 4 है, सेंटर कितना है 5,0 है ना, सेंटर तो 5,0 है, रेडियस 4 है। यह है वो सर्कल। अब हमको ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ए और बी। ओके, हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेंगे। इसका ए नाम रख देते हैं, इसका बी निकाल देते हैं। तो ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये तो मालूम है आपको, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। चलो S1 माइनस S2 करो।
इसे -25 इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म, -10x क्या हो जाएगा? +10x, 10x -34 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 34/10, 17/5 आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू 17/5 आएगी। अब अगर x की वैल्यू 17/5 आ गई तो फिर y की भी वैल्यू आ जाएगी। अब तो बहुत ही आसान है। पुट x इक्वल टू 17/5 किसी भी इक्वेशन में सबसे सरल कौन सा लग रहा है आपको? पहला वाला। इन S1 वही डालो। x 17/5, 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू -y स्क्वायर। चलो 25 कितना? 625 और 289 - 625 336। यस 336 डिवाइडेड बाय 25 बराबर, लेकिन नेगेटिव के साथ ये कट जाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिली? ±√336। 336 का रूट निकाल पाओगे आप? निकालना आराम से। 336 डिवाइडेड बाय, मुझे तो 25 का पता है, 336 का निकालो। कितना? अरे नहीं, मतलब 18√2 18√3 ऐसा बोलो ना, पॉइंट समथिंग का क्यों? कुछ तो भी होगा। यस सही आंसर है। 4√, यस ये चाहिए था मेरे को। ±4√√21 डिवाइडेड बाय 5। 11 कौन बोलता है? ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देखना जरा ध्यान से। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 17/5। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 4√21 डिवाइडेड बाय 5। और बी का कोऑर्डिनेट कितना है डायग्राम के हिसाब से? 17/5 अकामा -4√21/5 बराबर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसकी जरूरत आपको बहुत ही रेयरली पड़ेगी, शायद पड़ेगी ही नहीं जिंदगी में कभी, पर कभी पड़े तो ये तरीका का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दो सर्कल को सॉल्व करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर दोनों सर्कल को मिला करके एक कॉमन कॉर्ड निकाल देंगे, कॉमन कॉर्ड को सर्कल में डाल के सॉल्व करना आसान होता है। अब है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल आप लोग हो कि नहीं हो? एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो गोले के बीच का एंगल। ये रहा पहला गोला। गोल क्यों नहीं बन रहा है? गोल भी तो बन सकता है। मजा नहीं आया? इस बार एकदम परफेक्ट गोल बना के छोड़ूंगा, लास्ट में जाके टेढ़ा हो जाता है। पर क्या फायदा, बस क्या करेंगे इस गोल बना के? इस बार जो बना उसी से काम कर लेंगे। दो सर्कल बन गए। अच्छा, दो सर्कल, कभी भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होता है उस पॉइंट पर दोनों कर्व पर टेंजेंट डाल दो, और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल कहलाता है कर्व के बीच का एंगल। क्या बोला मैंने? समथिंग कुछ तो भी बोला हूं। दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों ही कर्व पर टेंजेंट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? टेंजेंट। एक काला टेंजेंट और एक नीला टेंजेंट। समझ गए बात? अब इन दोनों काला नीला के बीच में जो एंगल होगा वही, आओ देखा ना, तो 90 बोलते सीधा। जो एंगल होगा वही एंगल इस कर्व के बीच का एंगल कहलाता है। समझ गए? एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन दीज टू कर्व। नीचे वाला पर भी उतना ही एंगल बनता है। अगर आपको दो कर्व के बीच का एंगल पूछा है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व पर टेंजेंट डालोगे और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन कर्व है। ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, इसके बीच का एंगल थीटा है तो इसके भी बीच का एंगल थीटा ही रहेगा। यही कहलाता है एंगल बिटवीन क्या कहलाता है? टू सर्कल्स। ठीक है। अच्छा, इसे निकालने के लिए तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस का भी यूज कर सकते हैं, बट ये दोनों ही चीज आपको नहीं पता है, इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे हम।
इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है? देखो, कोई एक पॉइंट ले लो जो इन दोनों पर कॉमन पॉइंट, अगर कभी कॉमन पॉइंट आ जाता है तो कॉमन पॉइंट आ जाएगा तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट डालते आएगा, और दूसरे पॉइंट पर टेंजेंट डालते हैं, दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालते आएगा। तो दोनों टेंजेंट डाल दो और दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है, उससे भी निकल सकता है। पर कोसाइन रूल का यूज करते हुए, कोसाइन रूल ट्रिगोनोमेट्री का एक रूल है, पढ़ेंगे आगे चल के सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, उसका यूज करते हुए एक फॉर्मूला बनता है और वो है cos थीटा इक्वल टू दोनों के सेंटर के बीच का गैप। सेंटर कितना है? C1 C2, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R2। सेंटर cos थीटा इक्वल टू C1 C2 के गैप का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 R2। याद रखना ये चीज। C1 आप वहीं अटक गए। cos थीटा इक्वल टू C1 C2 के बीच के गैप का होल स्क्वायर, मतलब सेंटर्स के गैप का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 R2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अभी इसका प्रूफ आपको नहीं दे सकते हम। C1 C2 के बीच का गैप का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 R2। इसी का एक केस होता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन तब बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होगा। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, और नोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या है? दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तब होता है जब एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो। मालूम है ना ये बात? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये और ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहा होगा? समझ गए ना? समझ गए ना? क्या समझे? कि इसका टेंजेंट इसका नॉर्मल है, अरे दूसरे का टेंजेंट पहले का नॉर्मल है और पहले का टेंजेंट दूसरे का, तभी ना हो सकता है ऐसा? नहीं होगा, होगा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ओके, तो दिस स्क्वायर, तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। तो मतलब ये फॉर्मूला उस हिसाब से देखा जाए तो सही है, फॉर्मूला तो सही है, बस प्रूफ आपको नहीं दिया। ये एंगल बिटवीन सर्कल निकालने का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन ले लो, एंगल बिटवीन, अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हुआ ना तो एंगल नहीं निकाल पाओगे। एंगल बिटवीन सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपना 2x प्लस अपना 2y। रेडियस इसका स्टैंडर्ड से लेते कुछ -2 इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर कहाँ गया इसका? -1 का वन का रेडियस गया 2, रेडियस गया 2। अब एक ऐसा सर्कल लेना है जो ओरिजिन से पास कर जाएंगे, तो इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0। बस खत्म करते हैं। ये सर्कल सेंटर से पास कर रहा है। अब दो सर्कल बन गए, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, दोनों तो इंटरसेक्ट करवे करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या है? पहले सर्कल सेंटर बोलना, इसका सेंटर कितना है? 1 कामा, रेडियस बोलना 2, और दूसरे सर्कल के सेंटर बोलना -2 कामा -3, रेडियस बोलना √13। ओ पसंद नहीं है मेरे को, चल रहने दो। चलो एंगल निकालो। cos थीटा इक्वल टू क्या? सेंटर के बीच का गैप कितना है जी? 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस R1 स्क्वायर 4, 25 आएगा, माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 R2, 2 इंटू 2
इंटू रूट 13। बोलो 25 माइनस 4 माइनस 13, 13 4 17 ना, और 25 में 17 कितने 8, 8 से तो 4 अपना कटने के लिए तैयार है, 2/√13। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√13, अयो √13। सो इट्स implies that थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/√13। अच्छा देखो, अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया या ज़्यादा नहीं सोचा तो आपको पता कैसे चलेगा दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। cos थीटा की वैल्यू जब निकालोगे ना तो वो -1 से छोटा या +1 से बड़ा आ जाएगा। अगर कभी cos थीटा की वैल्यू -1 से छोटा या +1 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू +1 -1 के बीच में ही रहता है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर हुआ है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, समझ गए। तो कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करके अगर ये वाली वैल्यू, कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू +1 से बड़ी या -1 से छोटी है तो समझ लेना सर्कल इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं है। और उसके बाद फिर डायग्राम बना के चेक करना। ये तो मन ही मन सोच लिए ना कि हाँ आपस में पक्का इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया आपके एंगल बिटवीन निकालने, एंगल बिटवीन सर्कल्स। समझ गया सबको की दिक्कत। ये अंतिम टॉपिक है जी। एक मिनट ध्यान दे दो, यहाँ जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये इसका टेंजेंट इसका नॉर्मल है, नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। ये डायग्राम दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है इसलिए ऐसा लगा। ऑर्थोगोनल के केस में, ऑर्थोगोनल के केस में जरूरी नहीं कि इसका टेंजेंट इसके सेंटर से पास करे, कहीं और से भी पास कर सकता है। ऑर्थोगोनल में अगर ये 90 डिग्री है तो पक्का नॉर्मल है जी, सही बात है। अगर ये 90 डिग्री है इस टेंजेंट पर नहीं, ये 90 परपेंडिकुलर है तो ये इसका नॉर्मल है तो सेंटर से पास करवे करेगा, और इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर है तो इसके भी सेंटर से पास करवे करेगा। सही बोला था तभी, छोटे बड़े किसी भी सर्कल में काम कर रहा है। ठीक ही बोला था कि इसका अगर दोनों टेंजेंट आपस में ऑर्थोगोनल है तो सेकेंड सर्कल का टेंजेंट पहले सर्कल का नॉर्मल है और पहले सर्कल का टेंजेंट दूसरे सर्कल का नॉर्मल है। हाँ लिखो आप। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लेना है, अभी जो बताया था फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल के लिए क्या बताया, फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होना चाहिए। इट मीन्स C1 C2 के बीच के गैप का स्क्वायर इक्वल टू कितना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज आएगा, बाकी तो यूज नहीं आता इंटरसेक्शन में। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, इसके कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, दो सर्कल अगर आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में दोनों सर्कल के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल 90 डिग्री होता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर अगर पहले पर टेंजेंट डाला और दूसरे पे टेंजेंट डाला तो दोनों ही 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा होता है। और ये जो टेंजेंट है ये जो टेंजेंट है ये दूसरे सर्कल के सेंटर C2 से पास करेगा, और पहला जो टेंजेंट है सपोज T1 है, ये T2 है, तो ये पास करेगा पहले सर्कल के सेंटर से और ये बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसका मतलब ये है कि C1 C2 के बीच का गैप का होल स्क्वायर इक्वल टू ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, R1 स्क्वायर प्लस
r2 स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू जो भी क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। C1 C2 के बीच का गैप देखो, C1 का कोऑर्डिनेट बोलना कितना होता है माइनस G1 कामा माइनस F1, C2 का कोऑर्डिनेट बोलना माइनस G2 कामा माइनस F2। अब इस कंडीशन का यूज करते हैं, C1 C2 के बीच का गैप को होल स्क्वायर करते हैं, G1 माइनस G2 यही होगा, माइनस G1 माइनस माइनस G2 एक ही तो बात है, क्या लिखेंगे G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, पहले सर्कल के सेंटर माइनस G1 माइनस F1, तो इसका रेडियस के लिए इसका इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरे सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0। पहले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर बोलो, रेडियस का स्क्वायर क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये हो जाएगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 बरोबर प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब इसको ओपन करेंगे, G1 माइनस G2 को होल स्क्वायर करेंगे, क्या miलेगा G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इक्वल टू G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ऑफ C1 प्लस C2 बराबर है, कट गए, क्या मिला ये माइनस भी कट जाएगा, कट गए, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस, कंडीशन क्या हो गया 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। आप इसे लैंग्वेज में बोलोगे तो लिखोगे G1 G2 एंड F1 F2 का एवरेज जो है वो C1 C2 के एवरेज के बराबर है, G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 C2 बाय 2 है बराबर, तो ऐसे भी लिख सकते हो या चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये कंडीशन होते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के, समझ के बात, ओके। क्वेश्चन लिखो, सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस लेमडा इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, फाइंड लेमडा। क्या कंडीशन लगाएंगे 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 लगाएंगे, ये वाली चीज मिटा सकता हूँ, जब तक मैं मिटाऊंगा तब तक तो आप लेमडा का वैल्यू फाइंड भी कर लोगे, कर लो। क्या आया माइनस 25 माइनस 25, अभी देख लेते 2G1 G2, चलो इसका G1 G2 बोलो कितना 0 है, 2G1 G2 क्या हो जाएगा 0, F1 F2 बोलो इसका, F1 तो 0 है, F2 देखो यहाँ G1 0 है, F1 0 है, तो ये चीज तो 0 हो ही जाएगा, इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 क्या इधर माइनस 25 प्लस लेमडा इक्वल टू कितना 0, लेमडा इक्वल टू 25। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, वे बहुत ज़्यादा ही आसान था ये। लिखो if the two circles, नहीं आप लिख नहीं सकते ना, मैं इधर लिखता हूं, if the two circles
2x² प्लस 2y² माइनस 3x प्लस 6y प्लस के 2x² प्लस 2y² माइनस 3x प्लस 6y प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. कट्स ऑर्थोगोनली, कट्स ऑर्थोगोनली. फाइंड के, फाइंड कंडीशन क्या लगाएंगे 2g1g2 प्लस f1 f2 सॉरी 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2. बताओ इसका g1 क्या है जी 3/4 है बाबा, पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना. इसका g1 क्या है 3/4, तो 2 टाइम्स ऑफ g1 3/4. g2 क्या है g2 क्या है, इसके g2 ये ना है, क्या है वो 2 है इंटू 2 प्लस 2f1 f2. f1 कितना है -3/2. चौक है क्या, इस बार 4 से डिवाइड करना है. y के पड़ोसी के नेगेटिव को 4 से डिवाइड करना है और इसमें y के पड़ोसी के नेगेटिव को 2 से डिवाइड करना है. कितना हो जाएगा ये -5 प्लस c1 c2 k प्लस 16 इक्वल टू 0. ये कितना हो गया 2 2 4 का काम तमाम, 2 से 2 का काम तमाम, 5 दिया 15 3 18, 18 और 16 कितना होता है 36 में से 2 कम 34. k/2 आएगा, हाँ जी बराबर. ये हो गया 15 और ये हो गया 3 18, 18 और 16 कितना होता है 34. तो 34 प्लस में तो k का वैल्यू हो जाएगा -34 इंटू 2, -34 इंटू 2 -68. ठीक है, हो गया. लिख लो इसको जल्दी से. एक और सिंपल सा टॉपिक, फैमिली ऑफ सर्कल नहीं पढ़ाया था तभी, इसलिए तब नहीं पढ़ाया था, एक स्किप किया हुआ टॉपिक है, वो देख लो कि सर्कल सर्क्यूमस्क्राइबिंग. स्क्राइबिंग का स्पेलिंग क्या होता है सब्सक्राइब. सर क्या, अरे यार सर्क्यूमस्क्राइबिंग का स्पेलिंग सर्क्यूमस्क्राइबिंग ट्रायंगल्स. पहला नंबर ट्रायंगल और दूसरा नंबर, पहला नंबर ट्रायंगल ऑफ साइड्स L1 L2 एंड L3 जी. अच्छा ये सब चीज उधर जाना चाहिए. ओ छोटी सी बात गलत कर दिया. इक्वल टू c1 प्लस c2 k प्लस 16. अरे कोई बताना था जी, ये तो बड़ा अच्छा से बताते हो पर पहले गलत क्या ही ना बताया. इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है, इसका वैल्यू 18 माइनस 16 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल टू k. कितना हो जाएगा 4 आया सही आंसर. ये वाला टॉपिक देख लेना. अगर ट्रायंगल के 3 साइड गिवन है, साइड का मतलब साइड का इक्वेशन दिया है और उस तीनों साइड के यानी तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला ट्रायंगल सर्कल, 3 साइड का इक्वेशन दिया है. पहला साइड L1 है, दूसरा साइड L2 है, तीसरा साइड L3 है. तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला जो सर्कल होगा वो कैसे बनेगा, वो बहुत ही आसान है. आपको बता चुका हूं कि ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लो जिसमें L1 L2 L3 का तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो. लीनियर कॉम्बिनेशन इस प्रकार से लिख दो कि L1 L2 L3 तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उससे जो नया कर्व बनेगा वो L1 L2 L3 के कॉमन पॉइंट से पास करेगा. ये तो आपको पहले से मालूम है. तो लिख लो L1 इंटू L2, क्या ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x² y² वाला टर्म बन जाएगा, सर्कल बन गया. प्लस L2 इंटू L3 x² y² वाला टर्म बन जाएगा. अब प्लस L1 इंटू L3 x² y² वाला टर्म बन जाएगा. लेकिन ये पेयर ऑफ लाइन है, समझे.
इसमें एक्स वाई वाला टर्म भी आएगा। तो उस एक्स वाई वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते लेमडा। लेमडा को कुछ इस प्रकार से रखना है कि एक्स वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाए, और इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई कर देते म्यू। क्या मल्टीप्लाई कर देते? म्यू इक्वल टू 0। आप चाहते तो ए बी सी भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ए बी सी कुछ ऐसा रखो ताकि ये इक्वेशन सर्कल हो सके। समझ गए? बात खत्म। दूसरी टॉपिक, सर्कल सरकम स्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइड quadrilateral of sides L1, L2, L3 and L4। देखना समझना, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया और ये L4 हो गया। ऐसा ला सर्कल बनमेन करेगा, उससे डायग्राम ही विचित्र बन गया। पहले सर्कल बना लेते हैं। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3। ठीक है, 4 लाइन लिख दिया मैंने। एक L1, L2, L3, L4। ऐसा क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन लिखो, ऐसा क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन लिखो जिसमें चारों का इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर चारों ही लाइन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो जो नया कर्व बनेगा वो सर्कल बना लेना है जैसे तैसे जुगाड़ करके, और वो सर्कल इन चारों के कॉमन पॉइंट से पास करेंगे। ये बात आपको मालूम है। तो लिखो L1 L2 से मल्टीप्लाई कर दो, L1 इंटू L2 अब प्लस L3 इंटू L4 इक्वल टू 0। लेकिन ये पेयर ऑफ लाइन है, तो पेयर ऑफ लाइन को सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेमडा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। L1 इंटू L2 अब प्लस L3 इंटू L4 इक्वल टू 0। यहां मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा, हो जाएगा। आप दूसरा भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, इससे भी काम हो जाता है। तो बाकी 2 लाइन नहीं लिखी, L2 L3 सबका है, L1 L2 L3 L4 सब है। आप 3 लिखे तो बस यहाँ पे चारों का कर सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं। ये इस मतलब 6 कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा इस से। 4 है ना, 4 में से 2 यूज करेंगे तो 4C2 होगा, 6 कॉम्बिनेशन आएगा। 4C2 कितना होता है? हाँ 6 ही आता है। तो 6 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इससे भी काम हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा सर्कल जो इसके जिसमें ये सभी चारों लाइन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्या आपको ये टॉपिक समझ चुका है? ये टॉपिक आप पहले से जानते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कर्व 1 और कर्व 2 का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके नया कर्व बनाएंगे तो कर्व 1 और कर्व 2 के कॉमन पॉइंट से पास करेगा। ये बात आप जानते हैं। इसी आधार पर हमने फैमिली ऑफ लाइन पढ़े, इसी आधार पर हमने सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा। ये भी वही है कि मैंने L1 L2 और L3 का यूज करते हुए एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये वही सर्कल है जो L1 L2 L3 के कॉमन पॉइंट से पास करेगा। अब मैंने L1 L2 L3 और L4 चारों का यूज करके मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर सके। और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये L1 L2 L3 और L4 के कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है।